जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, अपन पढ़े थे राजस्थान में मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास से अपन डिस्कस कर रहे थे बापा रावल के बारे में। और बापा रावल के बारे में अपन ने प्रारंभिक जीवन के बारे में और उसकी कुछ प्रारंभिक जानकारी अपन ने पढ़ी थी कि बापा रावल को प्रारंभिक जीवन कैसा था। 3 वर्ष की अवस्था में बापा रावल को किसने लालन पालन कहाँ किया गया और किसके द्वारा किया गया था। फिर बाद में अपन ये देखा बापा रावल को हरित ऋषि के आशीर्वाद से क्या हुआ, राज्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार का आशीर्वाद देकर हरित ऋषि स्वर्गलोक लौट गए थे। फिर अपन ने देखा बापा के नाम को लेकर इतिहासकारों में काफी मतभेद रहा है, तो उसके बारे में अपन डिस्कस किया। अपन ने देखा कि बापा का मूल नाम कालभोज है, प्रसिद्ध नाम बापा है और रावल इसकी उपाधि है। इस प्रकार का डिस्कस करने के बाद अपन ने चर्चा करने वाले थे कि बापा ने मध्य एशिया की विजय की, तो उसकी चर्चा करने वाले आज अपन इस टॉपिक में, क्योंकि बापा मध्य एशिया पर विजय प्राप्त करने वाला पहला मेवाड़ का शासक था। ठीक है, और ये विजय प्राप्त नहीं की बल्कि अपनी सीमाओं का विस्तार भी कहां तक कर दिया, खुरासान, ईरान और इराक तक कर दिया। उन सभी की चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बापा के बारे में। तो देखिए, बापा का जो अगला मुख्य पॉइंट है वो क्या है, मध्य एशिया की विजय। बापा ने किसकी विजय प्राप्त की, मध्य एशिया की विजय प्राप्त की। देखो हुआ क्या था, मामला क्या था। कहते हैं जब बापा हारित ऋषि का आशीर्वाद लेकर, किसका आशीर्वाद लेकर, हारित ऋषि का आशीर्वाद लेकर कहां पर चला गया, चित्तौड़ के राजा मान मोरी की सेवा में चला गया। अब जब ये इस सेवा में गया चित्तौड़ में, तो कहते इसी समय मध्य एशिया से क्या हो रहे थे, अरबों के भारत पर आक्रमण हो रहे थे। क्योंकि आपको पता है 712 ईस्वी में मोहम्मद की कासिम ने क्या किया, भारत पर आक्रमण करके सिंध को विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन उससे पहले और भी अरब आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए, तो उनसे पहले अरब आक्रमणकारियों को पराजय का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो उस पराजय इनको हराने वाला कौन था, तो उसकी चर्चा करने वाले अपन। तो हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ के राजा मानमोरी की सेवा में कौन चला गया, बापा रावल। ठीक है, अब इसी समय अरबों का, किसका, अरबों का भारत पर आक्रमण। क्योंकि आपको पता है जब भी आक्रमण होते थे राजस्थान के पश्चिमी इलाकों से होकर ही आक्रमण हुआ करते थे, पंजाब और राजस्थान के इलाकों से होकर ही, क्योंकि यही एक रास्ता था जहां से स्थल मार्ग से होकर विदेशी आक्रमणकारी क्या करते थे, आक्रमण करते थे। मुद्दा यह था कि अगर ये आक्रमणकारी सफल होकर आगे तक आ गए तो आगे किसका राज्य पड़ेगा, मेवाड़ का राज्य आएगा। और उस समय मेवाड़ में चित्तौड़ में कौन शासन करा था, मानमोरिय। तो मानमोरिय ने अपने सामंतों को बुलाया, उनसे डिस्कस किया कि भाई किस प्रकार से इस शक्ति को रोका जा सकता है, अरब आक्रमणकारियों को रोका जा सकता है। तो बताया कि भाई आप मिलकर आक्रमणकारी उसको सामना करने के जाओ, तो कोई भी सामंत तैयार नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में बापा रावल नया नियुक्त हुआ था, तो बापा रावल ने क्या किया, इस चुनौती को स्वीकार करते हुए एक संयुक्त मोर्चे का गठन किया। क्या किया बापा ने, अब देखो ये लिखने की तो जरूरत है नहीं कि भाई सामंतों को बुलाया, अपन सीधी बात करते हैं। बापा ने अरब आक्रमण की अरब आक्रमण का सामना करने की चुनौती को स्वीकार करते हुए एक संयुक्त मोर्चे का गठन किया।
किसका गठन किया? संयुक्त मोर्चा, यानी उसमें कुछ राजाओं को शामिल किया गया, उनसे बात करके भाई इस प्रकार भारत पर आक्रमण हो रहा है, तो अगर ये आक्रमण सफल रहा तो हो सकता है आपके राज्य भी इसकी चपेट में आ जाए, तो इससे पहले अपन समझ लेते हैं और इस आक्रमण को रोकते हैं। तो ऐसे में एक संयुक्त मोर्चा गठन किया गया, और संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व कौन कर रहा था? नेतृत्व तो कौन कर रहा था? बप्पा रावल। और कौन कौन सा राज्य शामिल थे इसमें? तो ध्यान रखना, अजमेर या अपन या कह सकते हैं सांबर। सांबर कौन? चौहान। तो इस समय चौहान शासक अजयराज, ये भी इसमें शामिल हुआ। इसके अलावा कौन शामिल हुआ? तो जैसलमेर का भाटी शासक देवराज भाटी, प्रतिहार शासक नाग भट्ट प्रथम। इसके अलावा और कौन शामिल थे? तो हाड़ोती का धवल, और सिंध का राजा दाहिर। क्योंकि आपको पता ही है, जब 712 ईस्वी में जो दोबारा से अरबों के आक्रमण हुए तो राजा दाहिर को मार दिया गया और सिंध पर अधिकार कर लिया गया, क्योंकि सिंध का शासक कौन था? राजा दाहिर, ये ब्राह्मण वंश से संबंधित था। तो इस प्रकार एक संयुक्त मोर्चे का गठन किया गया। इस मोर्चे में कौन कौन शामिल हुए? बापा रावल इस सेना का नेतृत्व कर रहा था, यानी संयुक्त मोर्चे का, इस संयुक्त सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बापा रावल। अजमेर का अजयराज चौहान था, जैसलमेर का देवराज भाटी था, प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम था, हाड़ौती का धवल था, सिंध का राजा दाहिर था। इन्होंने एक संयुक्त सेना का गठन किया और क्या किया? अरब आक्रमणकारियों को रोकने के लिए सिंध के आगे अपनी सेनाओं को तैनात कर दिया। ठीक है। अब क्या हुआ? जैसे सिंध में मुठभेड़ हुई, तो उस मुठभेड़ के बाद में अरब शक्ति को भयंकर तरीके से पराजित किया गया, और पराजित करने के बाद यहां तक कि उनके ईरान, इराक और खुरासान के क्षेत्रों को क्या कर लिया गया? जीत लिया गया। बापा रावल के नेतृत्व वाली सेना ने गजनी पर अधिकार कर लिया, और गजनी के शासक सलीम को पराजित करके वहां पर बापा रावल ने क्या किया? अपने ही भतीजे को वहां का शासक बनाया, और क्या किया? उसी सलीम की बेटी से क्या किया? विवाह कराया। इस प्रकार का घटनाक्रम था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि अपन आगे के घटनाक्रम की चर्चा करते हैं। तो ये चीज आप अवश्य ध्यान रखना कि बापा ने मध्य एशिया की विजय किस प्रकार प्राप्त की थी और मध्य एशिया में किन को पराजित किया था। ठीक बात है। और ये संयुक्त मोर्चा का जरूर ध्यान रखना, संयुक्त मोर्चा किसके नेतृत्व में गठित किया गया था और कौन कौन से शासक थे। अब बात करते हैं अपन, भाई बापा ने मध्य एशिया में क्या क्या, इस सेना के साथ क्या किया? बापा ने अरबों को बुरी तरह पराजित कर सिंध को अरब आक्रमणकारियों से मुक्त कराया तथा मुक्त कराया। इसके बाद उसने क्या किया? बापा ने इस सेना की सहायता से ईरान, इराक व खुरासान पर अधिकार कर लिया।
तथा गजनी के शासक सलीम को पराजित कर गजनी पर अपने भतीजे को गजनी का शासक बनाया और सलीम की पुत्री से विवाह किया। इस प्रकार बापा रावल ने क्या किया? बापा रावल ने अरबों को बुरी तरह पराजित करके सिंध को मुक्त कराया। क्योंकि देखो, जब भी अरब आक्रमण होता था तो पहला आक्रमण कहां पर होता था? सिंध के ऊपर, ठीक है। और सिंध पर राजा दाहिर शासन कर रहा था, एक ब्राह्मण वंश शासन कर रहा था। तो दाहिर तो मोर्चे में शामिल था ही, क्योंकि उसको पता है पहले टक्कर में अपन ही आने वाले। तो बचने के लिए दाहिर शामिल हो गया मोर्चे में, और सबसे पहले क्या किया गया? इसी सिंध को मुक्त कराया गया। और मुक्त कराकर क्या किया गया? अपनी सेना को लेकर बापा ने ईरान, इराक और खुरासान तक के क्षेत्रों को जीत लिया। यानी बापा ने अपनी सीमाओं का विस्तार कहां तक किया? मध्य एशिया की ईरान, इराक और खुरासान तक किया। तथा गजनी के शासक कौन? सलीम को पराजित किया, और गजनी पर अपने भतीजे को क्या बना दिया? शासक बना दिया, और उसकी पुत्री सलीम की पुत्री से क्या कर दिया? विवाह किया। इस प्रकार बापा ने मध्य एशिया की विजय प्राप्त की। इसी विजय को लेकर सीवी वैद्य ने, किसने? सीवी वैद्य प्रसिद्ध इतिहासकार है। सीवी वैद्य ने बापा रावल को, इसी विजय के कारण सीवी वैद्य ने बापा रावल को मेवाड़ का, कहां का? मेवाड़ का चार्ल्स मार्टेल का है। क्या कहा? मेवाड़ का चार्ल्स मार्टेल का है। ये चार्ल्स मार्टेल कौन है? तो ध्यान रखना, चार्ल्स मार्टेल फ्रांस का एक सेनापति था, जिसने यूरोप में मुस्लिमों को पराजित किया था। ठीक है, इसी कारण उसी के नाम पर बापा रावल को किससे तुलना की गई है? चार्ल्स मार्टेल। क्योंकि बापा रावल ने क्या किया? अरब शक्ति, अरब से आने वाले मुस्लिम आक्रमणकारियों को बुरी तरह पराजित किया। सेम इसी प्रकार सबसे पहले यूरोप में पराजित करने का काम किसने किया था? चार्ल्स मार्टेल ने। इसलिए बापा रावल को क्या कहा गया है? मेवाड़ का चार्ल्स मार्टेल कहा गया है। और साथ ही सीवी वैद्य ने कोटेशन भी दी है। वो कोटेशन काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है, तो वो कोटेशन आपको याद होनी चाहिए। तो सीवी वैद्य ने कहा, सीवी वैद्य ने कहा कि अपनी शौर्य की चट्टान के सामने अरब आक्रमण का जवार भाटा यानी उसकी शौर्य की चट्टान के सामने, उसकी किसकी? उसकी यानी बप्पा की, बप्पा की शौर्य की चट्टान के सामने अरब आक्रमण का जवार भाटा टकराकर चूर चूर हो गया। यह कोटेशन किसकी है? आपके सीवी वैद्य द्वारा दी गई है। सीवी वैद्य ने कहा कि बापा इतना पराक्रमी था कि उसकी शौर्य की चट्टान के सामने अरब आक्रमण का जवार भाटा टकरा कर क्या हो गया? चूर चूर हो गया। यानी इसका मतलब था बापा रावल ने अरब आक्रमणकारियों को बुरी तरह पराजित किया। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, अरब आक्रमणकारी उस समय किसके अधीन हुआ करते थे? या अरब जितनी भी सेना हुआ करती थी उसे खलीफा के अधीन हुआ करती थी।
तो खलीफा शक्ति को अंकुश लगाने का काम किसने किया? बापा रावल ने। बापा रावल ने अपने अभियानों में 3 काम किए। अपनी जो सीमाएं हैं राज्य की, उसका विस्तार कहां तक किया? ईरान, इराक और खुरासान तक किया। दूसरा काम क्या किया? अरब आक्रमणकारियों को, यानी जो खलीफा शक्ति थी, उस खलीफा शक्ति पर क्या लगाया? पहली बार अंकुश लगाया। और भारत में जो धर्म परिवर्तन, यानी अरब आक्रमणकारियों द्वारा जो आक्रमण करके लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, उस पर भी बापा रावल ने क्या लगा दिया? अंकुश लगा दिया। यहां तक कि प्रसिद्ध एक अरब यात्री अल बिलादूरी ने अपने ग्रंथ फुतवा उल बलादीन में यह कहा है कि अब फिर से भारत में क्या हो गई है? मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई है। इसका मतलब अरब आक्रमणकारी क्या करते थे? भारत में मूर्ति पूजा, यानी क्योंकि वो पहले से मूर्ति पूजा के विरोधी थे और मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ते थे, लेकिन बापा रावल ने उनको ऐसा सबक सिखाया कि क्या हुआ? मूर्ति पूजा फिर से प्रारंभ हो गई। ये बात कौन लिखता है? खुद अरब से आने वाला एक यात्री अल बिलादूरी। ठीक बात है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चर्चा करते हैं। तो ये तो था बापा रावल का मध्य एशिया की विजय। अब देखिए, मैंने अभी एक बात की थी फुतवा बलिदान, जो अल बिलादूरी की रचना है, उसमें साफ साफ कहा है कि उसने कि अब भारत में फिर से मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई। कैसे? कि बापा रावल ने क्या किया? अरब आक्रमणकारी को रोक कर रख दिया, उनको बुरी तरह पराजित किया ताकि वो भारत की तरफ फिर से ना मुड़े। लेकिन रोका थोड़ी जा सकता है इनको हमेशा के लिए। फिर से भारत पर क्या हुए? अरब आक्रमण हुए। तो किसने? तो अल बिलादूरी ने अपने ग्रंथ फुतुहल बलादीन में लिखा है कि भारत में फिर से मूर्ति पूजा आरंभ हो गई। ठीक है। अल बिलादूरी आपको पता ही है अरबी भाषा का ग्रंथ है। किस भाषा का? अरबी भाषा का ग्रंथ है। ठीक है। अब बापा ने 3 काम किए। बापा ने 3 काम किए और मैंने बताया 3 काम कौन कौन से किए। पहला काम तो अपनी सीमाओं का विस्तार। कहां तक कर लिया? ईरान, इराक, खुरासान तक। ठीक है। दूसरा काम क्या किया? खलीफा पहली बार, प्रथम बार खलीफा के आक्रमणों पर अंकुश लगाया। तीसरा काम क्या किया? खलीफा द्वारा किए जा रहे धर्म परिवर्तन पर भी अंकुश लगाया। ठीक है। इस प्रकार बापा रावल ने क्या किए? 3 महत्वपूर्ण काम किए। अपनी सीमाओं का विस्तार कहा? ईरान, इराक और खुरासान तक किया। दूसरा काम क्या किया? पहली बार खलीफा के आक्रमण को क्या कर दिया? उन पर रोक लगा दी, अंकुश लगा दिया। तीसरा काम क्या किया? खलीफा द्वारा किए जा रहे धर्म परिवर्तन के कार्यों पर क्या कर दी? रोक लगा दी, अंकुश लगा दी। ये काम किसने किया? बापा रावल ने। अब ऐसे में देखो, बापा रावल ने मध्य एशिया की विजय प्राप्त की है तो उसका पावर तो बढ़ ही गया, लोग उसके समर्थन में आ गए। तो बापा रावल ने क्या किया? वापिस लौटकर क्या किया?
वापिस लौटकर चित्तौड़ के मौर्य राजा मान को हटाकर क्या कर लिया, चित्तौड़ की गद्दी पर अधिकार कर लिया। ठीक बात है। तो ये बात कौन कहता है, ये किस ग्रंथ में है, तो कविराज श्यामल दास ने अपने ग्रंथ, अब इसका ग्रंथ कौन सा है, सबको पता है, वीर विनोद। इस वीर विनोद में कहता है कि बाप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मौर्य राजा मान को हटाकर चित्तौड़ को हस्तगत कर लिया। अधिकार कर लिया। इस प्रकार चित्तौड़ का किसके अधीन आ गया, मेवाड़ के शासकों के अधीन आ गया। तो चित्तौड़ पर अधिकार किसने किया, पहली बार बप्पा रावल ने, कब, 734 ईस्वी में। किसको हटाकर, तो मौर्य राजा मान मौर्य को हटाकर, या मान को हटाकर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और बाप्पा रावल ने कुछ उपाधियां धारण की, टाइटल धारण की। बाप्पा रावल ने क्या की, उपाधियां धारण की, टाइटल्स। तो आपको पता है बाप्पा रावल एक तो हिंदू सूर्य, ये आपसे पूछा जा सकता है, दूसरा राजगुरु, और तीसरा टाइटल क्या था, चकवे। ये आप अच्छे से ध्यान रखना, चकवे यानी चारों दिशाओं को जीतने वाला। इसका अर्थ क्या होता है, चारों दिशाओं को जीतने वाला। चारों दिशाओं को जीत लिया उसने। तो जब अरब शक्ति जैसी शक्ति को पराजित कर दिया तो आसपास के तो कहां, उसके अपने आप ही दिन आ गए। पर ध्यान रखना, यह मत समझना कि बाप्पा ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तो चित्तौड़ उसकी राजधानी हो गई, नहीं। इसी समय अब भी इनकी राजधानी क्या थी, नागदा। बाप्पा की राजधानी भी क्या थी, यानी कैपिटल क्या थी भाई, नागदा थी। ध्यान रखना, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तो इसका मतलब नहीं है चित्तौड़ राजधानी बन गया, नहीं। चित्तौड़ राजधानी नहीं था, चित्तौड़ तो उसकी राज्य में आता था, शामिल कर लिया अपने राज्य में, लेकिन राजधानी क्या थी, अभी भी नागदा ही थी। ठीक बात है। तो इस प्रकार बाप्पा की राजधानी नागदा, बाप्पा की उपाधियां हिंदू सूर्य, राजगुरु, चकवी की उपाधियां। कविराज श्यामल दास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में कहा है कि बाप्पा ने 734 ईस्वी में मौर्य राजा मान को हटाकर क्या कर लिया, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और कुछ उपाधियां धारण की, जिसमें हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे की उपाधियां थी। कहते हैं इसी विजय उपलक्ष्य में बाप्पा रावल ने सिक्के भी जारी किए, क्योंकि देखो इतना बड़ा शासक बन गया है तो सिक्के जरूर जारी करेगा। तो बाप्पा रावल ने सोने और तांबे के सिक्के जारी किए, जिनके अपन को पुरातात्विक क्या मिलते हैं, साक्ष्य, एविडेंस प्राप्त होते हैं। ठीक बात है। तो अपन अब अगली क्लास में बाप्पा के सिक्के, बाप्पा के धर्म और कौन से स्थापत्य क्षेत्र में बाप्पा क्या योगदान है, उनके बारे में अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक बात। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राम। खम्मा गणी।